कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन के भीड़ भरे प्लेटफॉर्म से उतरकर जैसे ही मैं सड़क पर आया, तभी मुझे पता चला कि किसी जेब कतरे ने मेरी पैंट की पिछली जेब काटकर उसमें से पूरे 1,000 रुपए गायब कर दिए थे। कमीज की जेब में बची 2-4 रुपए की रेजगारी ही अब मेरी जमा पूंजी थी। मुझे शहर में अपना जरूरी काम पूरा करने और वापस लौटने के लिए रुपयों की सख्त जरूरत थी। पूरे पैसे न होने के चलते मैं अपना काम निपटाना तो दूर, ट्रेन का वापसी टिकट भी कैसे ले सकूंगा। यह सोचकर मैं बुरी तरह परेशान हो गया। इस अनजान शहर में मेरा कोई जानने वाला भी नहीं था, जिससे मैं कुछ रुपए उधार लेकर अपना काम चला सकूं। हाथ में अपना सूटकेस थामे मैं टहलते हुए सड़क पर यूं ही चला जा रहा था। शाम के 5:30 बजने को थे। सर्दी का मौसम था। ऐसे सर्द भरे मौसम में भी मेरे माथे पर पसीना आ गया था। मुझे बड़ी जोरों की भूख लगाई थी। मैंने सड़क के किनारे एक चाय की दुकान से एक कप चाय पीकर भूख से कुछ राहत महसूस की। फिर अपना सूटकेस उठाकर सड़क पर आगे चलने के लिए जैसे ही तैयार हुआ कि तकरीबन 9 साल का एक लड़का मेरे पास आया और बोला, अंकल जी, आपको मेरी माँ बुला रही हैं, आप मेरे साथ चलिए। इतना कहते हुए वह लड़का मेरे बाएं हाथ की उंगली अपने कोमल हाथों से पकड़कर खींचने लगा। मैं उस लड़के को अपलक देखते हुए पहचानने की कोशिश करने लगा, पर मेरी कोशिश बेकार साबित हुई। मैं उस लड़के को बिल्कुल भी नहीं पहचान सका था। अगले ही पल मेरे कदम बरबस ही उस लड़के के साथ उसके घर की ओर बढ़ गए। उस लड़के का घर चाय की उस दुकान से कुछ ही दूरी पर एक गली में था। मैं जैसे ही उसके दरवाजे पर पहुंचा, तो उस लड़के की माँ मेरा इंतजार करती नजर आई। मैंने तो उसे पहचाना तक नहीं, पर उसने बिना झिझकते हुए कहा, आइए महेश जी, हम आपके पड़ोसी गांव सुंदरपुर के रहने वाले हैं। यहाँ मेरे पति एक फैक्ट्री में काम करते हैं। मैं अभी डबल रोटी लेने दुकान पर गई थी, तो आपको पहचान गई। आप रामपुर के हैं ना? जब आप गांव के कस्बे से स्कूल में पढ़ाने के लिए साइकिल से आते जाते थे, तब मैं सड़क से लगी पगडंडी पर घास काटती हुई आपको हर दिन देखती थी। कभी कभी तो आप मेरे कहने पर मेरे घास का गट्ठर भी उठवा दिया करते थे। पल भर में ही मैं उस लड़के की माँ को पहचान गया था। 10 साल पहले की बात है। तब मैं गांव से साइकिल चलाकर कस्बे के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जाया करता था। उस समय शायद यह औरत तकरीबन 16-17 साल की थी। तब इसकी शादी नहीं हुई थी। यह अक्सर पगडंडियों पर अपने गांव की दूसरी औरतों और लड़कियों के साथ घास काटती रहती थी। उस समय की एक घटना मुझे अब भी याद है। एक दिन मैंने उन सभी घास वालियों को बहुत भला बुरा कहते हुए उन पर चोरी का इल्जाम लगाया था। हुआ यह था कि मुझे उस दिन स्कूल से तनख्वाह मिली थी। पूरे 2,500 रुपए थे तनख्वाह के। मैंने एक लिफाफे में उन रुपयों को रखा और अपनी कमीज की ऊपरी जेब में डालते हुए साइकिल से घर चल पड़ा था। उस दिन कई जगहों पर बीच बीच में साइकिल की चेन उतर जाने से उसे चढ़ाते हुए मैं घर आया था। घर आने पर पता चला कि मेरा रुपयों वाला लिफाफा साइकिल की चेन चढ़ाते समय रास्ते में कहीं गिर गया था। मैं उसी समय साइकिल से रास्ते में अपना रुपयों वाला लिफाफा ढूंढते हुए उन घास वालियों से जाकर पूछताछ करने लगा। घास वालियों ने लिफाफा देखने से साफ इनकार कर दिया। मैंने बार बार उन घास वालियों पर शक जताते हुए उन्हें बहुत ही बुरा भला सुनाया था, और तभी से नाराज होकर फिर कभी उनके घास के गट्ठर को उठाने के लिए सड़क पर साइकिल नहीं रोकी। मैंने उस औरत के यहाँ रहकर कुछ रुपए उधार मांगकर अगले 3 दिनों में अच्छी तरह अपना काम पूरा किया था। उस औरत का पति बहुत अच्छे स्वभाव का था। वह मुझसे बहुत घुल मिल कर बातें करता था, जैसे मैं उसका कोई खास रिश्तेदार हूँ। 3 दिनों के बाद जब मैं वापस जाने लगा, तो उस औरत का पति फैक्ट्री के लिए ड्यूटी पर जा चुका था और छोटा बच्चा स्कूल गया था। घर में केवल वह औरत थी। मैंने सोचा कि चलते समय किराए के लिए कुछ रुपए उधार मांग लूं और घर जाकर रुपए मनी ऑर्डर कर दूंगा। मैं उस औरत के पास गया और उससे उधार के लिए बतौर रुपया मांगने ही वाला था कि तभी वह बोली, भाई साहब, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपकी एक अमानत लौटाना चाहूंगी। मैं उस औरत की बात को समझा नहीं और हकलाते हुए पूछ बैठा, कैसी अमानत? उसने मुझे पूरे 2,500 रुपए लौटाते हुए कहा, सालों पहले आपने एक दिन सभी घास वालियों पर रुपए लेने का जो इल्जाम लगाया था, वह सच था।
जब आप साइकिल की चेन चढ़ा रहे थे तो आपके रुपए का लिफाफा जमीन पर गिर पड़ा था और आपको रुपए गिरने का पता नहीं चला था। मैंने दूसरी घास वालियों की नज़र बचाकर वह लिफाफा उठा लिया था। उस समय मेरे बाबूजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब चल रही थी। दवा के लिए रुपयों की सख्त ज़रूरत थी और कहीं से कोई उधार भी देने को तैयार नहीं था। मैंने बाबूजी की दवा पर वे रुपए खर्च करने के लिए झूठ बोल दिया कि मैंने रुपयों का कोई लिफाफा नहीं उठाया है। फिर तो उन रुपयों से मैंने अपने बाबूजी का अच्छी तरह इलाज कराया और वे बिल्कुल ठीक हो गए, उनकी जान बच गई। इसके बाद मुझे आज तक यह हिम्मत नहीं हुई कि सच बोलकर अपने झूठ का पछतावा कर सकूं। मैं उन रुपयों को अपने हाथ में थामे हुए उस औरत की आंखों में झांकते हुए यह सोच रहा था कि वह झूठ जो कभी किसी की जान बचाने के लिए बोला गया था, झूठ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह तो इस औरत ने सच की पोटली में अमानत के रुपए बतौर बांध कर अपने पाक साफ दिल में महफूज रखा हुआ था। मैं उस औरत के मुस्कुराते हुए चेहरे को एक बार फिर सच के आईने में झांकते हुए उसके नमस्ते का जवाब देता हुआ तेज कदमों से रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ गया। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।